नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में बात होगी नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है और उस तख्ता पलट के पीछे जो एक सुनियोजित षड्यंत्र और कुछ भीत क्रुद्धों के अंदर भारत में छिपी दुर्भावना और वो कामना, आखिर ये डिजाइन क्या है और कैसे ये पूरी कम्युनिस्ट विचारधारा इस पूरे साउथ एशिया रीजन को बर्बाद करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नेपाल में जो हुआ, जिनको जेन जी कहा जाता है, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई तमाम समस्याएं उस देश के अंदर थीं। वंशवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे थे। आक्रोश अंदर पनप रहा था, लेकिन वैसा ही कुछ बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसा भारत में हो जाए, इसकी कामना सिर्फ नहीं, ऐसी हरकतें करने वाले वो लोग, उनको भी पहचानना और आखिर इसके पीछे क्या साइकी है, इस पर हम और हर्षवर्धन थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ हुआ नेपाल में, वहाँ पर कार्की बन गई प्रधानमंत्री, सब कुछ हो गया, लेकिन आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये क्यों महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन? हमें लगता है इस पे बात करना ज्यादा जरूरी है। नहीं, निश्चित तौर पर। और आज की पूरी बातचीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये अपने आप में पूरा विषय है। भारत के अगल बगल के 3 पड़ोसी देश, अब देखिए पाकिस्तान का तो हम क्या ही कहें, वो तो देश है नहीं, वो तो आतंकवादियों जाहिलों का मुल्क है। हमारा ही हिस्सा था, आज नहीं तो कल फिर हमारा बनेगा। उनसे टूटकर बांग्लादेश में बहुत कुछ ठीक होता हुआ दिखा। शेख हसीना ने इंडस्ट्री ठीक की, टेक्सटाइल का हब बना दिया। हमारा कंपटीटर था, फिर भी अच्छा हो रहा था तो हमें ठीक लग रहा था। ढाका में थोड़ी समृद्धि आ रही थी और अचानक क्या होता है कि शेख हसीना के खिलाफ वहाँ की जो जमाती पार्टियां हैं, कट्टर इस्लामिक पार्टियां, वो शुरू हो जाती हैं। शुरुआत यहाँ से हुई कि कोई द्वीप है जो बांग्लादेश नहीं दे रहा था अमेरिका को, उसके राइट्स नहीं दे रहा था, अमेरिका ने ये सब करा दिया। जो बाइडेन के समय में हुआ, ट्रंप से पूछा गया, ट्रंप ने कहा कि वो माई फ्रेंड मोदी देख लेंगे। खैर, अब माई फ्रेंड से माई वेरी गुड फ्रेंड तक आ गए हैं, लेकिन अभी दोस्ती तो अब रह नहीं गई। अचानक वहां तख्ता पलट होता है मोहम्मद यूनुस जैसे आदमी को, और ये जो नोबल है, जो मैक्सेसे है, ये सब जो है दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर देश में, उस देश में अराजकता के लिए किया जाता है। तो आपको कोई मैक्सेसे पुरस्कारधारी मिले तो समझ लीजिए विदेशी एजेंट हो सकता है। कोई मैक्सेसे या नोबल पुरस्कारधारी मिले तो कोई इंटरनेशनल एजेंडा चला सकता है। तो कोई कह सकता है कि भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं, ये जो पुरस्कार सम्मान इतने बड़े पाते हैं, कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं। अब सोचिए, मोहम्मद यूनुस को जिसलिए वो काम मिला बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के लिए, अगर सचमुच अच्छा काम किया होता तो क्या बांग्लादेश के ग्रामीणों की हालत न सुधरी होती? और मोहम्मद यूनुस भी चले गए अमेरिका। वही तरीका जो अमेरिका करता था, यहाँ भी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वाले रहते थे। तो इस डिजाइन को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग इन देशों ने हर देशों में बिठा रखे हैं। छोटे देशों में, जिसको कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां एक तख्ता पलट होता है। वहां बेहतरी हो रही थी, समृद्धि हो रही थी, उसके बावजूद ये हुआ। ठीक है, वंशवाद का आप कह सकते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप तो किसी पर लग सकता है। फिर उससे आइए, उसके पहले जो कोलंबो में हुआ, ठीक है, वहां पूरी तरह से वंशवाद था, उस पर लोगों ने हमला किया। दोनों जगहों पर राष्ट्रपति भवन में लोग घुसे। अब बताइए, किसी महिला के अंतर्वस्त्र लेकर कोई क्रांति हो सकती है क्या? संभव है? नहीं संभव। ये विकृत मानसिकता है। तो खैर, बांग्लादेश में वो कट्टर इस्लामिक जो थे, उनका वही सोचने का तरीका है, वहीं तक उनकी बुद्धि जाती है, वो उन्होंने किया। श्रीलंका में जो हुआ, तबाही थी। चाइना बहुत एंटर कर रहा था, अमेरिका भी एंटर कर रहा था, भारत से दुश्मनी बोल रहे थे, भारत के खिलाफ जा रहे थे। अंत में भारत ने ही मदद की जब वो बुरे हाल में गए। वहां भी अब सरकार आई, और वैसे तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से हैं, लेकिन भारत के दोस्त की तरह वो व्यवहार करते हैं। सबसे पहले भारत आया, चीन से भी पहले भारत आया, चीन से भी पहले। फिर आ जाते हैं नेपाल। नेपाल भारत का दोस्त है, ये कह के मैं उस रिश्ते को कमतर बता रहा हूं। भारत और नेपाल में कोई फर्क ही नहीं भाई, वो दूध और शक्कर जैसा रिश्ता है। वो रिश्ता ऐसा है जो दोनों का मूल एक है, दोनों की मिठास एक है, दोनों का रस रंग एक है, दोनों का स्वभाव एक है, वो है हिंदू होना। वो हिंदू राष्ट्र था, हम हिंदू राष्ट्र नहीं रह गए। हमारे देश में लोगों को फ्रॉड सेकुलरिज्म की बीमारी लगी और इसे हिंदू देश बनाना चाहिए था। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग मुझे गालियां देते रहो, भैया है हिंदू देश ये, इसमें कोई भ्रम नहीं। वहां भी था, कम्युनिस्टों ने साजिश रची, खूनी क्रांति कर दी। बाकायदा कौन लोग थे? यहीं से पढ़कर गए हुए, यहीं जो लोग पढ़ते रहे और जिसको यहाँ के कम्युनिस्ट बहुत सर माथे बिठा कर चलते हैं, पुष्प कुमार दहल प्रचंड, भारत के हितैषी हैं। इसी जेएनयू से पढ़े, जेएनयू से पढ़ पढ़कर जो निकला वो सारे कम्युनिस्ट चीन की गोदी में बैठ गए। चाइना और अमेरिका का
प्लेग्राउंड बन गया। राजशाही 2008 में उखाड़ फेंकी। किया क्या? नेपाल के लोगों को यह मिला कि जिस नेपाल में कभी कोई हिंसा, कभी कोई इस तरह की चीज नहीं होती थी राजशाही के दौरान, और मनीषा कोइराला का वो वीडियो बड़ा वायरल है जिसको सुनना चाहिए, इसमें वो कह रही हैं कि हम हिंदू देश थे, हमारी पहचान हिंदू की थी, हम धर्म के नाम पर लड़ते नहीं थे। 90% हिंदू हैं, 9% बौद्ध हैं, लेकिन बौद्ध भी तो हिंदू ही होते हैं। इधर थोड़ा खतरा बढ़ा है। कितना बढ़ा कि लोगों के हाथ में हथियार आ गए, कितना बढ़ा कि राष्ट्रपति भवन फूंक दिया गया, कितना बढ़ा कि सिंह दरबार फूंक दिया गया, कितना बढ़ा कि राह चलते लोगों को पीट दिया गया, कितना बढ़ा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को घर में जला दिया गया। ये वो अराजकता है जो कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, उनके समर्थक, उनके ट्रोल वो चाहते हैं कि भारत में लागू कर दिया जाए। लेकिन नेपाल में तो नेपो किड्स, नेपो बेबी था ना, जो वंशवादी भ्रष्टाचारी लोग थे उनका था ना। भारत में तो हो चुका ना भाई। भारत में नेपो बेबी कौन है? सोचिए ना जरा, बताइए आप लोग, टिप्पणी में बताइए ना, नेपो बेबी, नेपो किड्स कौन है? जिनके बाप दादा ना होते तो क्या ही कहें, खैर किस औकात में होते, किस हैसियत में होते। वो नेपो बेबी, नेपो किड्स वही तो है ना, जिनका कोई धंधा नहीं लेकिन चाहे जब विदेश जाते हैं, जिनके पास कोई काम धाम नहीं लेकिन उनकी संपत्ति बढ़ती चली जाती है, जो कभी कुर्ते के हाथ में, कुर्ते की जेब में हाथ डाल कहते हैं पैसा नहीं है, और अचानक देखो तो गाड़ियों का काफिला, विदेश में रहना, और वो भी पता नहीं कौन कौन सी लोकेशन। नेपो बेबी, नेपो किड्स वो हैं। 2011 में भारत ने उसके खिलाफ क्रांति कर दी, वंशवादी भ्रष्टाचारियों को निकालकर बाहर कर दिया, इसलिए नेपाल नहीं हो रहा है। लेकिन राजकिशोर जरा सोचिए, कांग्रेस के नेता खुश हो रहे हैं कि भारतीय वहां पिट रहे हैं क्या? भारत का समर्थन नहीं हो रहा है क्या? ये प्योर कम्युनिस्ट आइडिया है। चाइना ने सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी सीमाओं पर गड़बड़ किया है या सब, चाइना ने आसपास की इस पूरे क्षेत्र को जहरीला बना दिया। जो कम्युनिस्ट पॉइजन है उसे बहुत खतरनाक बना दिया है। और यही वजह है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो दोस्ती है, और आज की राहुल कांग्रेस तो पूरी तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चली गई है। इसीलिए कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के सोशल मीडिया, कांग्रेस के नेता वो सब खुश हो रहे हैं कि वहां भारतीय पत्रकारों को पीट दिया जा रहा है। दरअसल है क्या हर्षवर्धन, ये दबी हुई छिपी हुई कामना भारत में करने की है और ये लगातार कोशिश की गई। कभी सीएए पर जब शाहीन बाग होता है, कभी जब किसान बिल पर लाल किले को घायल किया जाता है या सड़कें जाम की जाती हैं, बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं। याद करिए हर्षवर्धन, उस समय लगातार ये बात होती थी कि आखिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पर बल प्रयोग करते हैं। और ये बल प्रयोग ना करने को लेकर तमाम लोग, भाई ये आयरन मैन है, 56 इंच की छाती है, ये क्यों डर जाते हैं। दरअसल कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। जो भारतीय जो संस्कृति, भारतीय जो लोकतंत्र की जीवंतता, यहाँ पर जब कितने भी अजीबोगरीब मुद्दे हों या बल्कि यूं कहें कि अतार्किक हों, जिनका वास्तव में लोगों से लेना देना ना हो, उन पर भी आपको अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता कही जाती, कई बार वो स्वतंत्रता की सीमा क्रॉस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन भारतीय जो लोकतंत्र, जो सत्ता में बैठा हुआ इस समय व्यक्ति है, वो जानता है कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, और इसका तो क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ हर्षवर्धन, ये मानकर चलिए कि मोदी जितना परिपक्व राजनीतिज्ञ ना होता, कोई और इस गद्दी पर बैठा होता, तो इस समय भारत के हालात ये ना होते कि हम जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर हम बात नहीं कर रहे होते कि मेक इन इंडिया में जब हम आत्मनिर्भर कम से कम रक्षा सौदों से लेकर और अपनी सीमाओं की सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं, ये सब पोरस होने लग गए थे। लेकिन एक तरफ अपना चुपचाप काम चलता रहा, और ये जो जेनजी को 65% जो कहा जा रहा है, जो हमारे यहाँ युवा आबादी है, इनको भड़काने के लिए क्या होता है, कई बार ये जो होते हैं ना आपके जो अंगूठे जो चलते हैं इस पर मोबाइल पर, ये बहुत पावरफुल होते हैं। एल्गोरिथम जो है कैसे आपके दिमाग को कैच करके लगने लगता है उसको, इस आभासी संसार से लगता है कि सड़क पर उतर कर क्रांति कर देंगे। लेकिन बात यहाँ तक होती तो ये नहीं था, कैसे कौन आपको संचालित करने लग गया। मोदी इस बात को समझ रहे थे। मोदी भले ही उनकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन वो ये जानते थे उनकी उम्र के साथ उनका अनुभव, परिपक्वता और भारत को महाशक्ति बनाने या परम वैभव तक पहुंचाने की जो उनकी अपनी जो इच्छा शक्ति है, वो भी बढ़ती चली जा रही थी। और यही कारण है कि यहाँ पर उन्होंने जितना लोगों की भड़ास थी, जितना लोगों की स्टीम थी, निकालने की कोशिश की। और बार बार शाहीन बाग में क्या हुआ था हर्षवर्धन, क्या बताया जा रहा था? एक पूरी आबादी को गुमराह किया गया कि भाई आपकी नागरिकता छिन जाएगी। किसान आंदोलन में क्या बताया गया कि आपकी जमीन छिन जाएगी। अब आइए जरा वोट चोरी पर, नेपाल से जुड़ा हुआ ही बॉर्डर है बिहार का, मतलब वोट चोर गद्दी छोड़,
ये जो नारा जो दिया जा रहा, अभी बिल्कुल हर्षवर्धन ने ठीक कहा कि यही पूरी डिजाइन ओली के साथ भी हुई। बाकी ओली वैसे कोई भारत समर्थक नहीं थे, लेकिन हम जिस तरीके के देश हैं, जो हम सोचते हैं, हम मानते हैं कि ढाका में अगर समृद्धि बढ़ रही, अच्छा है, अपना खाओ पियो, जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसके तहत हम लोग चलते हैं, हम खुश होते हैं किसी को बढ़ते देखकर। इस तरीके की अराजकता जब पड़ोसी मुल्कों में हो तो वो अच्छा नहीं है। पर जो भारत के अंदर बैठे हुए लोग, जो मूल विषय हर्षवर्धन ने उठाया, उसको समझने की कोशिश करिए कि कैसे इन लोगों ने लगातार भारत के उस युवा को, जो युवा शक्ति देश को कहां से कहां पहुंचा सकती है और पहुंचाती हुई दिख रही है, उसको गुमराह करके आपने भारत को डिरेल करने की कोशिश की। किसकी वजह से? एक ऐसी विषैली, विषाक्त लाल मानसिकता, लाल विचारधारा जो सिर्फ जहां जाती है वहां पर तबाही फैलाती है। और वो विचारधारा जिसने अतिवाद और तानाशाही के अलावा कोई शासन नहीं किया, वो लोकतंत्र के पहरुआ बने यहां फिरते हैं। जिस जेएनयू की बात हर्षवर्धन कह रहे हैं, उस जेएनयू से निकले हुए लोग भारत के विरोध में यहां पर नारे लगाते हैं। और पुष्प कुमार प्रचंड की जब आपने बात की ना, दहल प्रचंड की, जब इंडिया आया था तो उसने इंडिया पे आके कम्युनिस्टों को पूरी तरीके से धो के रख दिया था। और उसके बाद क्या हुआ? भारत विरोधी बयान करते करते वो भारत के साथ खड़ा हो गया, श्रीलंका खड़ा हो गया। और अंततः आप देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये मानकर चलिए कि नेपाल का जो अपना एक अस्तित्व है, वो उसका हिंदू होना ही है, और वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति रही। जैसे उससे अलग करके गया, पहले पूरे राजशाही परिवार, आप ज्ञानेंद्र, कितने लोग की हत्या करवाई गई, और ये लगातार वहां पर होता रहेगा, इसको आप समझिए। और इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, भारत के अंदर छिपे हुए लोग हैं, उनको पहचानने की जरूरत है, जिनकी तरफ हर्षवर्धन ने स्पष्ट तौर पर कहा। और मुझे लगता है कि हम भारतीय ये जो अंगूठों से जो चलने वाली चीजें, उनको हम अंगूठा दिखाएं। नहीं, निश्चित तौर पर। और एक और डिफरेंस समझना चाहिए, जब हम कह रहे हैं जेएनयू से जो निकले, जो कम्युनिस्ट बन गए, वो भारत विरोधी हो गए, भारत में पढ़ के भारत विरोधी हो गए। जो बालेन शाह, वो भी भारत में पढ़ाई हुई है, और बालेन शाह काठमांडू का मेयर, उसकी छवि बहुत अच्छी है, नई उम्र का नौजवान है, अभी 34-35 साल ऐसे कुछ उम्र होगी। बालेन शाह की भी भारत विरोधी मानसिकता है। बालेन शाह भी भारतीय फिल्में, भारत के विवाद, भारत के साथ विवादित मुद्दे, उनको हवा देते रहते हैं। जब अभी ये जो जन जी का आंदोलन हुआ, और निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, लेकिन इस आंदोलन में किस तरह की भूमिका रची? ठीक है, आपको जिससे गुस्सा है उसको सत्ता से हटाइए, आपको जिससे गुस्सा है, जिसको कहते हैं जब थोड़ी बहुत अराजकता भी ऐसे मामलों में चलती है जब चरम पर पहुंच जाए अनाचार, लेकिन क्या ये अराजकता हो सकती है कि आप किसी को जिंदा जला दें? ये अराजकता हो सकती है कि आपने होटल हिल्टन को आग लगा दी कि उसमें केपी शर्मा ओली का हिस्सा है? एक भारत का टीवी चैनल इस मूर्खता पर उतर आया है कि उसने कहा कि ये सब कुछ ब्राह्मण करा रहे हैं, ब्राह्मणों का उस पर प्रभाव है। वो चैनल, उसको जरा सी भी शर्म नहीं है, और पता नहीं कौन प्रोग्रामिंग करता है, उसके बाद कह दिया ब्राह्मण राजपूत मिलाकर खस आर हो गया। शर्मनाक तरीके से व्यवहार करते हैं। और कमाल की बात है, सिर्फ इसलिए कि इससे कुछ अलग तरह की टीआरपी मिल जाए। ये किसी भी आधार पे, और भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब करने में ऐसे लोगों की भूमिका है, ऐसे मीडिया की भी और ऐसे नेताओं की भी। कांग्रेस के नेता, वो रिपब्लिक के पत्रकार को, किसी को मारा गया तो पूछ रहे हैं कि अर्नब का पत्रकार है, मार खा रहा है। वो भारत का पत्रकार है या अर्नब का पत्रकार है? एक कांग्रेस की सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, वो किसी दूसरे के एक न्यूज नेशन के एक पत्रकार मधुरेन की वीडियो को कहती है कि ये देखो, ये इस तरह से भगाए जा रहे हैं, जबकि उस चर्चा में भी साफ दिख रहा है कि नेपाली पत्रकार अपनी सरकार से नाराज थे। वहां का गुस्सा यहां लागू करने की कोशिश, वो मानसिकता। और जरा आप सोचिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, इसको जरा आप सोचिए। अब ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा राहुल गांधी नेपाल गए थे तो किससे मिलते थे, क्या मिलते थे। अब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अभी पता चला कि मलेशिया गए थे, कोई नहीं जानता मलेशिया ही गए थे या नहीं गए थे, कौन जानता है भाई। वो तो एक फोटो आई, वायरल हुई, कांग्रेस की तरफ से न स्पष्टीकरण आया, ना उस पर कुछ सफाई है। अब लोग कहते हैं मलेशिया के उसी लंकावी द्वीप पर ही जाकिर नाइक भी रहता है, उसका शानदार वहां बंगला है। उसी द्वीप पर एक ये बीरपुर, मेरे ख्याल से नेपाल का है, उसका एक डिप्टी मेयर है मुस्लिम, वो वहां गया हुआ था क्योंकि जाकिर नाइक का शिष्य है। अब कहते हैं कि वो गया इसलिए था कि बिहार में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो जो मुस्लिम इलाके हैं वहां उनको तय करना है, तो जाहिर है एंटी बीजेपी ही तो वोट उसको दिलाना होगा, एंटी जो अभी सरकार है उसको वोट दिलाना होगा। अब इसके बीच में ये सब होता है। राहुल गांधी लौट के आते हैं, उनसे कोई सवाल पूछ देता है, अच्छा क्या हुआ वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? तो कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तुम भाजपा के आदमी हो। रायबरेली जाते हैं तो गाना गाने लगते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। ये जो टूल किट है, जो अलग अलग नामों से
दुनिया के अलग अलग देशों में रहा, विशेष करके भारत के पड़ोसी देशों में, वैसे डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये फॉर्मूले चलते हैं अलग अलग। जरा सोचिए ना, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और कोई नहीं जानता। आरोप भारतीय जनता पार्टी भले लगाए कि सोरोस के उससे करते हैं, अच्छा ये भी लगा कि इसी दौरान मलेशिया में सोरोस का बेटा भी आया हुआ था। अब पता नहीं, अब ये सब खबरें चल रही हैं, क्योंकि है क्या, जब आप किसी चीज को रहस्य बनाते हैं तो रहस्य के साथ तो बहुत कुछ जुड़ता चला जाता है। और ये हर कोई जानता है कि सोरोस ने $1 बिलियन प्लेज किया था म्यूनिख ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2021 में कि हम खत्म कर देंगे। नरेंद्र मोदी तो डेमोक्रेट है ही नहीं, वो तो लोकतांत्रिक व्यक्ति है ही नहीं। यानी लगातार जो चुनाव जीत कर आ रहा है वो लोकतांत्रिक नहीं। 2 बार तब भी चुनाव जीत के आए थे, 14 और 19 में। उसके पहले लगातार गुजरात में चुनाव जीत रहे थे। यानी इस देश का जो मदर ऑफ द डेमोक्रेसी है भारत, उसके लोगों के मन में डालना है कि आपकी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, ये ठीक नहीं है, कुछ मैनिपुलेशन है। जनता के मन में आ जाए कि आप जो लाइन में लग के वोट डालते हो ठीक नहीं। अब जनता तो देख रही है, वो सवाल पूछती है कि भैया फिर तुम्हारी सरकार कैसे बनती है। कर्नाटक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में था, अब फिर उसकी स्थिति खराब हो रही, क्योंकि रेवड़ी कल्चर, फ्री बीच कल्चर, शक्ति स्कीम जो राहुल और प्रियंका वादा करके आ गए, उसको पूरा करने में सिद्धारमैया की हालत खराब। आपसी लड़ाई भी है, आपसी लड़ाई भी है, लेकिन डीके शिव कुमार और वो सब जो है कौन ज्यादा कर पाए। बिल्कुल, लेकिन जो खजाने पर बोझ है उसकी वजह से। अब कर्नाटक क्यों जिता देते, जहां से पैसा आता है, जहां बेंगलुरु सॉफ्टवेयर के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश से निकल के तेलंगाना बना, लेकिन तेलंगाना में हैदराबाद आ गया, रेवेन्यू का बड़ा सेंटर। क्यों जिता देते भाई। हिमाचल कैसे हार जाते 0.9% के वोटों से, कैसे हो जाता है। इस सब के बावजूद जब आप कहते हैं तो फिर समझ में नहीं आता। अरविंद केजरीवाल को जनता ने सरमाथे बिठाया ना, देखा बेईमान हो गया तो हटा दिया। बेईमानी के गंभीर आरोप लगे। पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी के एक एमएलए एक लड़की के साथ बदसलूकी के मामले में भी 4 महीने की जेल हो गई उसकी। देश देखता है ना। इसी अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की जनता सब काम धाम छोड़कर रामलीला मैदान और इंडिया गेट पहुंचती थी। हम लोग उसको रिपोर्ट करते थे, ध्यान में, फैक्ट्री ओनर अपनी फैक्ट्री बंद कर देते थे। तो 2011 से 14 में भारत में वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आंदोलन हो चुका। लाखों करोड़ के घपले घोटाले, कौन सा क्षेत्र हाथ डाली, घपला घपला घपला, पॉलिसी पैरालिसिस, उससे निकलकर देश यहां आया है। इनको लगता है कि हम सिर्फ वही कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि राहुल कांग्रेस, मेरी बात पर ध्यान दिया कीजिए, मैं कांग्रेस नहीं बोलता हूं, राहुल कांग्रेस इस देश के लोगों को ये सब करना चाहती है। और सवाल यही कि क्या हमारा जो लोकतंत्र है उसके लिए थ्रेट हो गई है राहुल कांग्रेस। ये जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, और ये ढाका, काठमांडू और कोलंबो लागू करने की कोशिश, दिल्ली में नहीं लागू होगा भाई। दिल्ली पहले से ही सब जानता है, दिल्ली ने वो कर दिया। और हम जब गुस्से में भी आते हैं, आक्रोश में भी आते हैं, तो हम राष्ट्रपति भवन नहीं जलाते, हम किसी के स्विमिंग पूल में नहीं कूदते। इल्तिजा मुफ्ती की जरूर इल्तिजा रही होगी कि 7 लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है या नहीं है। हम विरोध में भी आते हैं तो सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। 60-70 के दशक से लेकर जेपी के आंदोलन से लेकर, अन्ना आंदोलन से लेकर, हर वक्त हमने आंदोलन किया। लेकिन हमारे आंदोलन ऐसे हिंसक नहीं होते। ये कम्युनिस्ट आंदोलनों का है जो हिंसा इस तरह से अतिरेकी होते। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, देश के लोगों को यह समझना चाहिए। हम नहीं जाते हैं, हमें पता है कि हम आंदोलन करेंगे, चुनाव आएगा और चुनाव में हम सरकार बदल देंगे। 2014 में बदल दी। इंदिरा गांधी तानाशाह थी, चुनाव आया, हमने सरकार बदल दी। जनता पार्टी उस वक्त की नहीं कर पाई, फिर से इंदिरा गांधी सरकार में आ गई। हमारे यहां कोर्स करेक्शन का ये प्रोसेस है। और नरेंद्र मोदी उसी वंशवाद, उसी भ्रष्टाचार से लड़कर आए हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में भी अगर ये बीमारी बढ़ेगी, थोड़ी बहुत तो सत्ता के साथ आती ही, उनके यहां भी छोटे छोटे वंशवादी हैं, लेकिन अगर जब वो बढ़ जाएगी तो यहां भी जनता उनको उखाड़ कर फेंक देगी। लेकिन अभी तो साफ दिख रहा है कि वंशवादी और भ्रष्टाचारी किस तरफ है। नेपो बेबी, नेपो किड्स कौन है, उनको पहचानने के लिए देश में भी देख लीजिए, हर राज्य में भी देख लीजिए। और राहुल गांधी तो पूरी तरह से लगता है कि वो हताश, निराश हो चुके हैं। उनको लगता है कि सिर्फ यही एक तरीका है, जनता के मन में डाल दो कि ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, बस उसी पर वो खुश होते रहते हैं। 2 विषय हैं इस देश में। हिंसा अगर देखा जाए आज़ादी के बाद में, मतलब बंटवारे का अगर आप छोड़ दीजिए, बंटवारे की विभीषिका, जो सत्ता प्रायोजित हिंसा हुई है वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के नेताओं ने करवाई थी। और ये बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि उनको सजा मिली, और जब उनको सजा मिली तो उसके बाद जाके धीरे धीरे ये सब चीज़ें सामने आई। और जिसको कहते हैं ना, खबरों को छिपाना। और एक सिख कौम को पूरी तरीके से, अगर किसी कौम को आतंकवादी दर्शाने की कोशिश की थी तो उस समय की थी कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने, याद है हर्षवर्धन। और जो हिंसा हुई थी वो भी सत्ता प्रायोजित थी। जनता
सबसे ज्यादा आक्रोश में हमारे और आपके समय में कब आई? जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ। वो एक ऐसा मसला था कि जब लोगों को लगा कि अब उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो उसके बाद जनता अपने आप सड़कों, जिसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त, वो भी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। और इसलिए पहुंचे थे क्योंकि इंसाफ मांग रहे थे। इसलिए नहीं पहुंचे थे कि वो पेट्रोल और बम लेकर और पत्थर लेकर नहीं पहुंचे थे कि वहां पर उनको हिंसा फैलानी। वो अपनी आत्मरक्षा के अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के अधिकार के लिए, कि उनको एक अच्छा जीवन हमारे बच्चों को मिल पाए, उसकी एक लड़ाई थी। उसका अपना एक तरीका था। लेकिन इन्हीं सब आंदोलनों की वजह से सत्ता से बाहर गई कांग्रेस। और ये आंदोलन क्यों हुए थे? जो बता रहे ना हर्षवर्धन, नेपोकिट, वंशवाद और भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस, पूरी तरीके से जो अनिर्णय की स्थिति हो गई थी। सेना की क्या स्थिति थी सब जानते हैं। वो उसका चूंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसलिए उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। हर्षवर्धन ने बिल्कुल ठीक बात कही, जो मैं कह रहा था आपसे, कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार होगी, यहां बात कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की नहीं है। बात यहां पर यह हो रही है कि सत्ता में बैठे हुए लोग किस तरीके का व्यवहार करते हैं, और यहां की जनता निश्चित तौर पर उनको सुधारना जानती है। ये जनमत की ताकत है। उसी जनमत, उसी जनतंत्र, उसी लोकतंत्र पर जो सवाल उठाकर पूरी डेमोक्रेसी को दुनिया के सामने हास्यास्पद बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी विश्वसनीयता पर संकट खड़े किए जा रहे हैं। हर्षवर्धन, याद कीजिए, एसवाई कुरैशी बहुत मामलों में आलोचक हैं मोदी सरकार के, जो पूर्व चुनाव आयुक्त है। लेकिन जब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और चुनाव के बारे में कहा गया, तो वो शख्स भी पूरी तरीके से इसके खिलाफ खड़ा हुआ। कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त जो कभी भी कैसे भी जिसकी नियुक्ति रही हो, वो इस तरीके की बात नहीं कर रहा। लेकिन वोट चोर, गद्दी चोर, जैसे चौकीदार चोर है, मैं फिर कह रहा हूं, उस समय भी वो फ्लॉप हुआ था। और अभी जो वो ज्यादा खतरनाक है। उस समय तो एक मसला था। अभी तो पूरे जो है भारतीय लोकतंत्र को, कि मोदी की जो जीत है वो जीत नहीं है, वोट चोरी करके बना ली गई है। लेकिन लोगों को क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है? नहीं राजेश्वर, मुझे लगता है बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि 240 पर बीजेपी आ जाती है। राहुल गांधी कहते हैं संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब संविधान तो सब बदलते हैं ना भाई। संविधान में 130 संशोधन हो गए तो कहां से हो सबसे बड़ा परिवर्तन तो ऐसे उनकी ही दादी तो ने हुए। किया था ना। और उनकी दादी तो मान लीजिए कि संविधान को, उसको इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसमें प्रियम्बल तक बदल दिया था, संविधान की आत्मा तक चीर दी थी सेकुलर और सोशल घुसाकर। मैं हमेशा कहता हूं कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है, सिर्फ सो कॉल्ड फ्रॉड सेकुलर और सोशलिस्टों का नहीं, सबका है। लेकिन जो मूल बात है, क्या राहुल कांग्रेस को भी लगता है कि बिना अराजकता कुछ नहीं होगा? तो उसका जवाब आप सुनिए। पिछले 10 वर्षों में हुआ क्या क्या, और ये अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। जो खालिस्तानी आतंकवाद था, एक्सट्रीमिज्म था, उससे सरकार लड़ रही है। कनाडा से लेके भारत तक में वो या तो निपट रहे हैं या उनका काम तमाम हो गया। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, जम्मू कश्मीर आपने देखा, देश के दूसरे हिस्सों में भी जहां दंगे होते थे वो सब खत्म हो गए। अब आतंकवादी भी मार दिए जाते हैं, सरकार उसका जवाब देना चाहती है। रेड टेररिज्म, जो माओवादी आतंकवाद है, खत्म हो गया है। देश के कई राज्यों में था, धीरे धीरे खत्म हो गया। गढ़चिरौली में भी देवेंद्र फडणवीस ने फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में अब उन इलाकों में स्कूल है। नाम फिर से सुन लीजिए, गढ़चिरौली, मतलब जहां से जवानों तक के शरीर आया करते थे। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। नक्सलवादी जहां अपना शासन चलाते थे, लाल झंडा लगा देते थे, जहां पुलिस जाने की हिम्मत नहीं होती थी। और जिस रेड कॉरिडोर की बात होती थी, अब वो रेड कॉरिडोर खत्म होकर बहुत छोटे इलाके में सीमित रह गया है। और गृहमंत्री अमित शाह ने वो भी बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सल आतंकवाद, माओवादी आतंकवाद, लेफ्ट वाला आतंकवाद, इसको पूरी तरह से खत्म करना। और रोज यहां ये बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि उनको गोली ही मारी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि हथियार छोड़ दो, मुख्य धारा में आ जाओ। और उनसे लड़ने वाले ज्यादातर वही जो पहले बन गए थे नक्सल आतंकवादी, पूर्व नक्सली, डीआरजी बनाई गई है, जो अब वो लड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो है वही मार रहे हैं। बिल्कुल। और अब उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये 3 चुनौतियां जिससे देश निकल कर बाहर आया है। देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर का आप काम देखिए, सब कुछ इतना बेहतर होता चला जा रहा है कि आप किसी इलाके को नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री ने मणिपुर और मिजोरम तक रेलवे लाइन और हवाई पट्टी, वो सब बन गया। अरुणाचल ये लोगों को बुरा लग रहा है। अरुणाचल में रेल गई, अरुणाचल में गई। तो चेनाब पे ब्रिज बन गया, ठीक है, कह सकते हैं पहले से बन रहा था, लेकिन बनते हर्षवर्धन, आप अपनी बात पूरी करें यहाँ। बस एक थोड़ा सा बता दूं, एक समय भारत की सरकार
चीन से जुड़े हुए इलाकों में रोड तक नहीं बनवाती थी, क्योंकि उसको लगता था कि चीन की सेना घुस आएगी। ये नहीं, तक दिया जाता था। रक्षा मंत्री का सदन में बयान है कि अगर हम अच्छी सड़कें बना देंगे तो चीन के सैनिक जल्दी घुस आएंगे। अब हम रेल बना रहे हैं और अब हम सोच सब बना रहे हैं। अब हम सीमावर्ती गांव नहीं कहते, पहला गांव भारत का कहते हैं। तो और जो किरण रिजिजू हैं भारत सरकार के मंत्री, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि पहले होता क्या था। पहले किसी तरफ तो काम करते नहीं थे, सब हिस्से कटे हुए थे। आज दिल्ली से हर हिस्सा जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ हो रहा है। भारत आज सेमीकंडक्टर चिप बना रहा है। भारत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीडरशिप पोजीशन पर है। भारत आज स्पेस में लीडरशिप पोजीशन पर है। भारत आज वो सब कुछ कर रहा है जिसके लिए हमें लगता था कि हम दुनिया पर निर्भर हैं। मुझे लगता है ये देश के लोगों को जानना चाहिए। और ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम देश के भीतर शांति रख पा रहे हैं। वो जो राजकिशोर ने याद दिलाया, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। किले के बगल नहर जैसी या नाला जैसे इसलिए बनाया जाता है कि दुश्मन हमला करे तो वहां ना आ पाए। जब लाल किले पर चढ़ गए थे तो क्या हुआ था? किसान आंदोलन के नाम पर, वो किसान आंदोलन में किसानों को तो बरगलाया गया था, लेकिन दरअसल तो उसमें खालिस्तानी प्रेरक तत्व थे। उसी नाले में कूद कूद कर पुलिस वालों को अपनी जान बचानी पड़ी थी। गृह मंत्री अमित शाह को क्या क्या नहीं कहा गया कि कहने को जो है बहुत बड़ा सरदार पटेल बनता है, किसी लायक नहीं, क्या क्या गालियां दी गई थी अमित शाह। लेकिन जो उस दिन आईटीओ पर हुआ था, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार ने तो झूठ बोल दिया था कि पुलिस की गोली से किसान मारा गया। तो कैसे पूरी सनसनी फैल गई थी, सनसनी फैल गई। ये सब इस देश में होता रहा। उस वक्त बहुत से हम लोग, सब लोग बहुत चिंतित भी थे। अमित शाह को क्या क्या गालियां नहीं दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया कि अरे बड़का सरदार पटेल बनते हैं, क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? ऐसे लोग जो चढ़ जा रहे हैं लाल किले पर, और राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार सीधे कह दिया था कि गोली मार दी गई, पुलिस ने मार दी, जबकि सच ये नहीं था। उस लड़के ने ट्रैक्टर को फाइटर बना दिया था, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के लड़का लौटा था। कौन उसकी जान लौटाएगा? और देश के अलग अलग हिस्सों में इससे किसका नुकसान हो रहा था? कश्मीर से लेकर लाल आतंकवाद से लेकर इस खालिस्तानी आतंकवाद, हमारे देश के बच्चों की जान जा रही थी, वही गड़बड़ हो रहे थे। वो सब अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी नीतियों से ठीक किया है। आज देश में बहुत सी चीजें बेहतर हो रही, इसीलिए आग लगाने की कोशिश हो रही, इसीलिए भड़काने की कोशिश हो रही। और राहुल कांग्रेस उस रास्ते से सत्ता लेना चाहती है। सत्ता के लिए किसी हद तक गिर जाओगे, कहां तक चले जाओगे? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको ये ध्यान में होना चाहिए हम कहां आज खड़े हैं। आज दुनिया के हर मामले में हम टॉप पर हैं। अमेरिका यूं नहीं दुश्मन हुआ गया। अमेरिका को पता था कि अब भारत वो सारे काम खुद कर रहा है। दुनिया का हम सिर्फ बाजार नहीं है, हम इनोवेशन का भी हब हैं, हम स्टार्टअप का भी हब हैं। हमारा नौजवान जेन जी भर नहीं है, ये आप समझिए। हमारा नौजवान जेन एक्स भी है, जेन वाई भी है, जेन जी भी है। ये सिर्फ 13 से 28 वाला नहीं है कि 1997 में और 2012 के बीच में पैदा हुई जनरेशन। उनके ऊपर वाले भी है, उनके ऊपर वाली भी है। और हम सब इसीलिए इस ताकत के साथ काम करते हैं। और हमारे देश का नौजवान जानता है कि वोट की ताकत से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। इस देश की विसंगतियां रहेंगी। स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकारों की कमी रही होगी कि अलग अलग ये इस्लामिक आतंकवाद, लाल आतंकवाद, खालिस्तानी आतंकवाद, वो उनकी नीतियों से पैदा हुआ। हमारे देश के बच्चे ही बर्बाद हुए। आज वो सब ठीक हो रहा है तो इनको फिर से वही सब करना है। जरा सोचिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये कितना अराजकता की तरफ बढ़ना है। लाल किले पर राहुल गांधी नहीं जाते 15 अगस्त पर। और अभी ताजा क्या हुआ, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भी राहुल गांधी नहीं आते। अब तो धनखड़ जी भी दिख गए, हंसते मुस्कुराते दिख गए। और मैं तो कहता हूं भाई, हड़बड़ी में निर्णय मत लिया कीजिए। देखिए धनखड़ जी भी स्वस्थ हो गए। नहीं अगर त्याग पत्र दिया होता जल्दबाजी में कि हमारी तबीयत खराब हो गई, तो आज वो उपराष्ट्रपति रहते, इस चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन धनखड़ जी भी अब स्वस्थ हो गए। लेकिन राहुल गांधी हमेशा की तरह संविधान, लोकतंत्र, सबका मजाक बनाने की कोशिश करते रहे। और अब तो सारे हामिद अंसारी भी आ गए भैया। भले ही राष्ट्रगान के समय उनका सर थोड़ा झुका हुआ, पता नहीं क्यों सर झुका के राष्ट्रगान के समय कौन खड़ा होता, लेकिन जो भी रहा थे वो भी एक ही फ्रेम में 4-4 लोग। राधा कृष्णन जी तो अभी बने, वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी और धनखड़ जी खड़े थे। सवाल ये है कि इतने खूबसूरत भारत के लोकतंत्र पर राहुल कांग्रेस क्या करना चाहती है, कौन सी नजर लगाना चाहती है? तो अब तो धनखड़ जी वाला मुद्दा भी नहीं, हैबियस कॉर्पस लेके जा रहे थे कपिल सिब्बल साहब। तो दरअसल अब धनखड़ जी तो पहले बता दिया गायब कहाँ हो गए, फिर पता चला कि वो तो चौटाला जी के फार्म हाउस पर हैं और उन्होंने अपनी पेंशन और मकान के लिए सब वो लिख के दे ही दिया। तो मेरे ख्याल से वो सब विवाद तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। लेकिन इससे जो बड़ी बात है ना कि अमेरिका जैसा देश जो भी कहा हर्षवर्धन ने, वो उससे शत्रुता, मूल मुद्दा तो हमारी बढ़ती शक्ति और किसानों का मामला, जिन किसानों को सड़कों पर उतारा गया, वो जो अपना दूध और अन्न बेचना चाहते थे, असली बात ये है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की जो कांग्रेस है
उस कांग्रेस को सत्ता में अगर आना है तो इस तरीके से जो होता ना कि एजिटेशन टूरिज्म, कि अब सड़कों पर निकल गए और उसके बाद फिर मलेशिया चले गए, फिर किसी गुप्त दौरे पर चले गए। मुझे लगता है जिसको जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी की जो बात की जा रही ना, वो ये चीज़ समझ रही है, देख रही है। यहाँ के लोगों को ये पता है कि वास्तव में देश के लिए कौन कटिबद्ध है, कौन यहाँ पर लगातार देश को आगे बढ़ाना चाहता है और कौन सी ताकतें हैं जो देश को कमज़ोर करना चाहती है। लेकिन हर्षवर्धन, एक बात है, इन सबके बीच में भाजपा के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भाई अब तो धनखड़ साहब भी बाहर आ गए, भाजपा का अध्यक्ष सामने नहीं आ पा रहा है। अब मुझे लगता भी नहीं कि बिहार तक आएगा। नहीं देखिए, अब इस पे मैं क्या कहूँ, सरसंघचालक जी ने कह दिया कि हम निर्णय लेते तो इतनी देर होती क्या। और मुझे लगता है प्रतीक्षा करते हैं कि भाजपा का अध्यक्ष कब दिखेगा, कब आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।